गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ ये अपने ऑस्मोटिक प्रेशर तीन अपन पहले ही बात कर चुके हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट है अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोसिस क्या है ये अपने को समझ में आना चाहिए। और ऑस्मोसिस से पहले मैं आप लोगों से डिफ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ कि डिफ्यूज़न क्या है। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन मैं थोड़ी सी एक डेफिनेशन दे देता हूँ जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि डिफ्यूज़न क्या है ना। लोअर क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि कोई भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस है, उनका मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके, अब ये हायर कंसंट्रेशन किसकी? तो जिस पार्टिकल की या जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसी की, है ना। बहुत सी बार अपन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे अपन, जिस किसी भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसके हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डिफ्यूज़न कहलाएगा। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर मैंने बीकर लिया, एक ट्यूब ले लो, ट्यूब लिया और बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना लगा के कुछ भी बड़े बड़े पोर्स वाली मेम्ब्रेन लगा दी, सिंपल मेम्ब्रेन। ठीक है, गरीबी चल रही है ना, लॉकडाउन चल रहा है, गरीबी है, तो अपन ने कुछ भी लगा दिया। ठीक है, एक तरफ मैंने सॉल्यूशन भर दिया फर्स्ट और एक तरफ मैंने सॉल्यूशन भर दिया सेकंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मान के चलो कि यहाँ पर जो फर्स्ट है मैं इसको इधर लेता हूँ और सेकंड को मैं इधर लेता हूँ ना। एक मिनट रुकना, क्योंकि इसको मैं मेरे पहले वाले डायग्राम से कंसिडर करूँगा, इसलिए थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाएगा। मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, कुछ को मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। यहाँ पर C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज़्यादा है, यानी कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेकंड वाले की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है भाई, अब ये बात ध्यान रखना कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर जब कभी भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, इसका मतलब हम किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वो सोल्यूट के रेस्पेक्ट में बात होगी। जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूट हाई है या लार्ज अमाउंट में है, और यहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब यहाँ पर सोल्यूट जो है वो क्या है? स्मॉल कंसंट्रेशन में है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में है। याद आ जाएगी बात? क्या बात कर रहे हैं कि जब कभी भी हम कंसंट्रेशन टर्म की इन द सॉल्यूशन में बात करेंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा सोल्यूट के बारे में बात होगी। ठीक है, सोल्यूट हमेशा छोटा भाई है। अपन ने दो बात करी, एक तो सॉल्वेंट, एक सोल्यूट। जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सोल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो जो छोटा भाई है उसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा और C2 की कंसंट्रेशन कम, इसका मतलब सोल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो फर्स्ट से सेकंड की तरफ मूव होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लार्ज अमाउंट में है, ये स्मॉल अमाउंट में है। याद आ जाएगी बात? अब ये सोल्यूट लार्ज अमाउंट में है, इसका मतलब सोल्वेंट एज कंपेयर टू स्मॉल अमाउंट में है। ओवरऑल बात करेंगे, नेट बात करेंगे तो वो सी बात है, सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे क्योंकि सॉल्वेंट उसका नाम दे रखा है। लेकिन हम पर्टिकुलर इसकी बात करें कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर सॉल्वेंट कम है, जबकि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? लार्ज में है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर सोल्यूट जो होगा वो इधर से इधर मूव करेगा, जबकि सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या करेंगे? 2 से 1 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में कह रखा है कि देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट उसकी लार्ज कंसंट्रेशन से उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जबकि सोल्यूट उसकी लार्ज कंसंट्रेशन से उसकी स्मॉल कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। टर्म समझ रहे हैं? ये बात ध्यान रखना। लेकिन नेट अपन बात करेंगे, ऑल ओवर बात करेंगे, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो सोल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मूव कर रहे हैं, जबकि सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट समझ में आई क्या?
जब ये मूवमेंट समझ में आ जाएगी तो हमारे को ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस ये तीनों चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। तो ये बात क्लियर है, नहीं हो तो रिवर्स इसको वापस रिवाइंड करके देख लेना। अब अपन बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में केवल मैंने इतना सा फ़र्क किया है कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, लॉकडाउन ओपन हो गया है, मैं मार्केट में जा पा रहा हूँ और मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ख़रीद ली है और इसके बीच में जो सस्ती वाली मेम्ब्रेन लगा रखी थी उसको चेंज करके मैंने अच्छी वाली मेम्ब्रेन लगा दी। ठीक है भाई, कौन कौन सी लगा सकते हैं? तो एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, सेल्यूलोज से एक मेम्ब्रेन बनती है जिसको बोलते हैं सेलोफेन, वो ले सकते हैं अपन। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको अपन आर्टिफिशियल यानी कि मैं अपने लैब के अंदर बना सकते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, इसको भी ले सकते हैं, तो अपन ये भी ले लिया। तीनों में से कोई भी एक लगा लिया। तो जैसे ही मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई तो हमेशा ध्यान रखना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब आधा, परमेबल का मतलब परमिट करती है, और ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ को परमिट करती है और कुछ को परमिट नहीं करती है। अभी किसको परमिट नहीं करेगी? तो इट डू नॉट परमिट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को मूवमेंट की तरफ, सोल्यूट के मूवमेंट को नहीं करवाएगी। सेम कंडीशन ली है, C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा और C2 की कम। C1 की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है। C2 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब सोल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। याद रह जाएगी बात, जब कभी भी हम केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बात करेंगे इसका मतलब हम सोल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में नहीं। तो जैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई तो सोल्यूट का मूवमेंट तो हो गया बंद, और सॉल्वेंट का मूवमेंट तो अभी भी चालू है, क्योंकि ये सॉल्वेंट को तो आने देता है लेकिन सोल्यूट को आने नहीं देता है। अब ये कब तक होता रहेगा मूवमेंट? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है भाई, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोसिस समझ लिया, अब बात करते हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब जब सॉल्वेंट का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है उस समय यहाँ पर मैं एक पिस्टन लगाऊं और इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को मैं रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर यूज़ करूं। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने यूज़ में लिया है बाहर से, उस एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर को ही क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर मैं इस प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दूं तो ये सॉल्वेंट का मूवमेंट जो C2 से C1 यानी कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो रहा है वो रिवर्स होने लग जाएगा, और इसी को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि RO। और वाटर एक तरह का सॉल्वेंट है, और रिवर्स ऑस्मोसिस से अगर बना रहे तो उसको बोलेंगे RO वाटर। याद रखिएगा बात, तो ये RO वाटर, तो अपने को RO वाटर की मैकेनिज्म भी पता लग गई कि RO वाटर है क्या। क्लियर? अब अपने को डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन समझ में आ गया? द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट से कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। अपन ने ऐसा मान लिया कि ये अपन ने केवल सॉल्वेंट ही ले रखा हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा कम कर दी अपन ने कि यहाँ पर सोल्यूट है ही नहीं, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं अपन? सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन मूवमेंट हो रहा है, तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड, इसको रोक सकें बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड की तरफ अपन ने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया और इसको रोक दिया, तो उस प्रेशर को जो अपन ने बाहर से एक्सटर्नल लगाया उसको क्या कह दिया अपन ने? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक और क्या डेफिनेशन छोटी क्या बात कर सकते हैं अपन? तो द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर सके, तो उसको क्या कह दिया अपन ने? ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर एक डायग्राम, ये वाला भी हो सकता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है आपकी बुक में। ठीक है, यहाँ पर केवल सॉल्वेंट ले लिया अपन ने, यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इसका मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर मूव हो रहे हैं। यहाँ पर एक पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा रखा है, अपन ने देखा यहाँ पर एक PATM इतना प्रेशर लगा रखा है, यहाँ पर भी PATM इतना प्रेशर लगा रखा है। जब सेम अमाउंट में प्रेशर होगा तब तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट का क्या होगा? मूवमेंट होता रहेगा। लेकिन जैसा ही अपन ने पाई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, ये जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो गया है, और स्टॉप हो गया तो उसको क्या कह दिया अपन ने? ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स नहीं होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो उस समय जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
क्लियर। एक्सपेरिमेंट से अपन ने देखा तो ये जो पाई है इसकी वैल्यू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट से है। तो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इन दोनों को अगर अपन मर्ज करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो क्या कह देंगे अपन, पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, अब ये एम क्या है, तो एम होता है नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या कह दिया अपन ने, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू एन बाई वी वॉल्यूम आर टी। तो बताओ वी को इधर ले जाओगे और पी तो एक, पाई तो एक प्रेशर है, तो क्या हो सकता है ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अरे ये तो पहले देखा हुआ है, गैस कांस्टेंट में पढ़ते थे अपन, गैस लो में। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ आ गया। प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन, कौन कौन क्या क्या है, तो पाई क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। आर क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पर आर की वैल्यू लेना 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर मोल केल्विन। ये वाली वैल्यूज़ अपने को यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, 0814 वाली वैल्यू को काम में नहीं लेना क्योंकि वो गैस कांस्टेंट की बात हो रही थी, यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट है ये। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर काम में लेना, केल्विन को। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दे रखा है, पास्कल में दे रखा है, बार में दे रखा है, तो ये रिलेशन आप लोगों को 11th क्लास में मिल जाएंगे। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप लोग नोट कर लेना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पास्कल में वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू में, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, बार में, या एमएमएचजी में दे दिया तो क्या करेंगे, 1 बार दे दिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना तो क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्स 1 ATM भी ले सकते हैं। अपन ने 098 लिया है, याद रह जाएगी बात। तो ये अपना कन्वर्जन क्लियर, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं। अब ये N2 अगर मैं मान लूँ तो N2 यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट भी आपको पूछ सकते हैं, आपकी बुक में इसका फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपन आज रख रहे हैं, कल अपन बात करेंगे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। थैंक यू।